नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं वाइट लेबल एटीएम के बारे में। हाल ही में आरबीआई ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं एटीएम पेनिट्रेशन के रिगार्डिंग, और ये एटीएम पेनिट्रेशन टारगेट करती है बेसिकली टीयर 3 एज वेल एज 4 सिटीज़ को। अब यहाँ पे आरबीआई का जो स्टेप है, आरबीआई ने नॉन बैंकिंग कंपनीज को परमिशन दी है कि वो वाइट लेबल एटीएम सेटअप कर पाएं स्पेसिफिकली टीयर 3 एज वेल एज 4 सेंटर्स में या फिर सिटीज में। द हिंदू का आर्टिकल आप देख सकते हैं, वाइट लेबल ऑपरेटर इंडिया वन पेमेंट्स टू डबल द नंबर ऑफ एटीएम्स टू 25,000 इन 4 to 5 years। एक और आर्टिकल है मिंट का, वाइट लेबल एटीएम सेट टू ड्राइव एटीएम स्प्रेड इन टीयर 3 to 4 सेंटर्स। अब बेसिकली आरबीआई जो है, ये सारे स्टेप्स लेने का कुछ मकसद होता है। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए वाइट लेबल एटीएम्स की या फिर बात की जाए टीयर 3 एज वेल एज 4 सेंटर्स की, तो आरबीआई का जो बेसिक मतलब है ना, जो बेसिक रीजन है ये सारी परमिशंस ग्रांट करने का और वाइट लेबल एटीएम्स के लिए परमिशन देने का एज वेल एज टीयर 3 और टीयर 4 सेंटर्स को टारगेट करने का, वो जो मेन पर्पस है ना, वो पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा जोर दिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगर हम साफ भाषा में मतलब समझें और सीधी भाषा में मतलब समझें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है कि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सेस है ना, वो हर किसी के पास होनी चाहिए। कितने लोगों के पास है, दैट्स व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। जिनके पास है दोज पीपल आर फाइनेंशियली इंक्लूडेड, जिनके पास नहीं है वो एक्सक्लूडेड है। जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विस में अगर बात करेंगे आप, तो काफी सारी सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है। इसमें बैंकिंग सर्विसेज भी आ जाएंगी, इंश्योरेंस सर्विसेज भी आ जाएंगी, एम्पल ऑफ सर्विसेज आर देयर, ठीक है। तो यहाँ हम फिलहाल जो फोकस कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये फोकस करता है बैंकिंग सर्विसेज पर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये स्टोरी रिवॉल्व करती है वाइट लेबल एटीएम के अराउंड, तो पहले हम वाइट लेबल एटीएम की बात कर लेते हैं कि क्यों पिछले कुछ सालों में वाइट लेबल एटीएम की बात इतनी जोर शोर से चल रही है। एज वेल एज टीयर 3 एज वेल एज 4 सेंटर्स की जब बात होती है तो वाइट लेबल एटीएम्स की बात होती है। क्या होते हैं वाइट लेबल एटीएम्स? बेसिकली वाइट लेबल एटीएम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज। मतलब बैंक्स के एटीएम नहीं होते हैं ये, इनका काम सारा वही होता है, आपका जो कैश प्रोवाइड करना या फिर पिन चेंज करना या फिर आपके अकाउंट की स्टेटमेंट, बेसिकली मिनी स्टेटमेंट। तो ये जो सारे काम होते हैं ना वाइट लेबल एटीएम में, ये सारे किए जा सकते हैं, बट ये बैंक्स ऑपरेट नहीं करती। ऑपरेट कौन करता है? नॉन बैंकिंग एंटिटीज। अब ये नॉन बैंकिंग एंटिटीज कोई भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी हो सकती हैं। लेकिन अब अगर कोई भी एंटिटी आके और एटीएम ऑपरेट करने लगेगी तो यहाँ तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए ये नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, दीज एंटिटीज आर ऑथोराइज्ड अंडर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय आरबीआई। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो भी एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, इन्हें इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत परमिशन लेनी पड़ती है आरबीआई से, उसके बाद ही व्हाइट लेबल एटीएम को सेटअप कर सकते हैं। व्हाइट लेबल एटीएम कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, किसी बैंक का नाम नहीं है, इंडी कैश, बट स्टिल एटीएम। और यहां आप जो नॉन बैंक एंटिटी है उसका नाम देख सकते हैं, यहां पर है टाटा प्रोडक्ट, मींस कि जो टाटा ग्रुप है वो एटीएम सर्विसेज को ऑपरेट कर रहा है। तो ये बेसिकली आपका एग्जांपल है व्हाइट लेबल एटीएम का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कहीं भी किसी बैंक का नाम नहीं दिखेगा, जैसे एसबीआई या फिर कैनरा बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको किसी बैंक का नाम नहीं दिख रहा होगा। यही होते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। अब व्हाइट लेबल एटीएम का पर्पस की भी बात कर लेते हैं हम कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड जो डिफरेंट बैंक्स इशू करती हैं ना, ये सब पे वर्क करते हैं। मींस कि सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स या फिर प्रीपेड कार्ड्स व्हाइट लेबल एटीएम में यूज किए जा सकते हैं। किस पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं? कैश निकालने के लिए यूज किए जा सकते हैं। आप अपना कैश जो आपको विड्रॉ करना है उसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद पिन चेंज करने के लिए आप व्हाइट लेबल एटीएम को यूज कर सकते हैं। देन
चेकबुक इशू कराने के लिए जो रिक्वेस्ट डालनी होती है आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग मोर और लेस जो बैंक्स के एटीएम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वाइट लेबल एटीएम्स भी मोर और लेस आपको वही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लगभग सारी सेम सर्विसेज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश, पिन चेंज, चेकबुक का आपको रिक्वेस्ट करना है, मिनी स्टेटमेंट्स निकालना है, अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लगभग वो सारी चीज़ें जो एक बैंक का एटीएम प्रोवाइड करता है आपको, वो ही सेम इन्फॉर्मेशन और सेम सर्विसेज, ऑलमोस्ट सेम सर्विसेज वाइट लेबल एटीएम भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ एक खास बात यह है कि आप डिफरेंट बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। वाइट लेबल एटीएम ज़रूर है लेकिन किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड यूटिलाइज किया जा सकता है इन सारी सर्विसेज के लिए। अब यहां पर बात आती है कि वाइट लेबल एटीएम जो है काफी समय से मार्केट में थे, लेकिन बीच में एक दौर आया था जब ये कम होने लगे थे। तो इश्यूज क्या फेस कर रहे हैं, जो मतलब एक सर्टेन टाइम पर काफी सारे वाइट लेबल एटीएम्स थे और एक रिपोर्ट आती है और बताती है कि वाइट लेबल एटीएम डिक्लाइन हो रहे हैं इंडिया में। तो ये कुछ इश्यूज फेस कर रहे होंगे ना, कुछ तो प्रॉब्लम होगी तभी डिक्लाइन किए, वरना क्यों डिक्लाइन किए, जो नंबर ऑफ एटीएम्स हैं। तो सबसे पहला जो इशू फेस करते हैं ना, ये फेस करते हैं कैश सोर्सिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा सकता है, किया ये जा सकता है कि कैश सोर्सिंग के लिए वाइट लेबल एटीएम को जो इश्यूज आते हैं ना, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कैश सोर्सिंग के लिए बेसिकली आरबीआई से लोग कैश ले सकते हैं, इसके अलावा आरआरबी से भी कैश लेने का ऑप्शन होना चाहिए, या कमर्शियल बैंक से भी कैश लेने का ऑप्शन होना चाहिए, इन्हें ज़रूरत है अगर तो। रीज़न बीइंग एटीएम सर्विसेज एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एटलीस्ट इन केस ऑफ इंडिया, जहाँ पे जनता कैश ज़्यादा यूज़ करती है। आपने डिमोनेटाइजेशन में हालत देखी होगी, बैंक के बाहर 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी कई बार, ठीक है, नोट बदलवाने के लिए एज वेल एज एटीएम से पैसा निकालने के लिए। मैं खुद रात में 3 बजे पैसा निकालने के लिए जाता था, क्योंकि उसी समय लाइन सबसे छोटी होती थी जब आधा घंटा लगता था पैसे विड्रॉ करने में। रात के 3 बजे आप सोचिए कि आपको ऑलमोस्ट आधा घंटा लग रहा है एटीएम की लाइन में, दिन में क्या हालत होती होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन पीपल लव्स कैश। आगे हम एक रिपोर्ट भी देखेंगे, इससे ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया था कि जो कैश इन सर्कुलेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था ऑलमोस्ट उससे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की जो पब्लिक है कैश को कितना ज़्यादा लाइक करती है। और उसका लाइक करने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कैश के लिए कोई एफिनिटी है या कोई अट्रैक्शन है, नहीं। आप अगर मार्केट में जाके देखेंगे तो जेन्युइनली बहुत सारे काम आपके कैश से ही होते हैं। आप कितना भी होता है ना डिजिटल पेमेंट्स, आप बड़े शहरों में कितना भी यूटिलाइज कर लीजिए, आप थोड़ा सा रूरल एरिया में जाइए, आपको डिजिटल पेमेंट्स के लिए इशू फेस करने पड़ेंगे, और वो कौन से इशू है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात हमने की कैश सोर्सिंग की। कैश सोर्सिंग का इशू आता ही आता है, ठीक है, जिसके लिए आरबीआई को थोड़े ऑप्शंस और देने चाहिए वाइट लेबल एटीएम्स को, जिससे कि इन्हें कैश का इशू फेस ना करना पड़े, कैश की शॉर्टेज ना फेस करनी पड़े। दूसरा आता है एक्सपैंडेड सर्विसेज। अब कई बार क्या होता है कि जो भी बिजनेस हाउसेज एटीएम ऑपरेट करते हैं, एक्चुअल में वो अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस डू वर्क फॉर प्रॉफिट। हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन सीएसआर एक्टिविटी के तहत काम नहीं करना चाहेगी, ठीक है, और एटलीस्ट वो सारे काम नहीं करना चाहेंगे जहां उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता हो। तो जब वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और अगर कोई आके कैश विड्रॉ करता है, उसमें उनका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा ना। इन दैट केस जो वाइट लेबल एटीएम्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, उनकी सर्विसेज का एक्सपेंशन होना चाहिए, एज वेल एज वो अदर जो भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं उनके साथ में पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। अब सर्विसेज का एक्सपेंशन होगा कैसे? बेसिकली सर्विसेज जो है ये नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज भी अपने एटीएम्स में प्रमोट कर सकते हैं। इनको बाकी नॉन बैंकिंग एंटिटीज या फिर बाकी बैंक एंटिटीज के साथ में पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन भी करना चाहिए, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि ये किसी बैंक के साथ में कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप में एंटर कर जाएं, एक पर्टिकुलर कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड ये लोग इशू करवा दें, और उस पर्टिकुलर कार्ड पे जो भी कुछ बेनिफिट्स बैंक प्रोवाइड कर सकता होगा वो बैंक का भी बेनिफिट हो जाएगा, एज वेल एज जो नॉन बैंक एंटिटी वाइट लेबल एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसका भी बेसिक बेनिफिट होगा। तीसरी चीज़ आती है ऑन टैप ऑथराइजेशन। अब आरबीआई बेसिकली वाइट लेबल एटीएम्स का जो पेनिट्रेशन है
वो बढ़ाना चाहता है, बेसिकली एटीएम पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं विच आर स्पेसिफिकली अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड। इन दैट केस वाइट लेबल एटीएम्स का एक यूसेज आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब बहुत सारी जगह ईदर दे आर अनसर्व्ड और दे आर अंडरसर्व्ड, इन दैट केस वाइट लेबल एटीएम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई आरबीआई जो ऑथराइजेशन, जो परमिशन प्रोवाइड करता है, वो प्रोसेस काफ़ी ईजी बना दी गई है। कोई भी नॉन बैंक एंटिटी जा करके उन्हें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, बट जो परमिशन ग्रांट करता है आरबीआई वो बहुत जल्दी कर देता है और बहुत स्मूथ प्रोसेस बना दी गई है। ठीक है, और इसको और स्मूथ बनाया जा सकता है। इसके बाद ड्राइविंग एटीएम पेनिट्रेशन। अब जैसा कि हमने देखा कि अगर आप स्पेसिफिकली रूरल एरियाज की बात करें या फिर आप स्पेसिफिकली बात करें जब इंडिया में किसी तरह का कोई फेस्टिवल होता है, इस टाइम पे ना पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में या फिर ऑल इंडिया में फेस्टिवल के टाइम पे कैश की रिक्वायरमेंट इंडिया में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वाले एक पैटर्न को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि आरबीआई को एटीएम पेनिट्रेशन और बढ़ानी है। ठीक है, और जब बढ़ानी है तो यहाँ पे व्हाइट लेबल एटीएम्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और जब व्हाइट लेबल एटीएम्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा तो उसे ड्राइव करना एक्चुअल में आरबीआई का ही काम है और उसे बहुत इजीली ड्राइव किया जा सकता है। जैसे कि ऑथराइजेशन का प्रोसेस जितना स्मूथ है उसे और स्मूथ बनाया जाए, काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स रखे जाए जिससे और भी नॉन बैंकिंग एंटिटीज आकर के और व्हाइट लेबल एटीएम सेटअप करें। ठीक है, लास्टली फैसिलिटेटिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड प्रोटेक्शन। हालांकि आरबीआई का एक सर्टेन डिवीजन है रिगार्डिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स, एक सर्टेन डिवीजन है इस चीज के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी व्हाइट लेबल एटीएम से अगर किसी कंज्यूमर को किसी प्रकार की किसी भी टाइप की कोई कंप्लेन है, कोई इशू है और कोई इशू रेज करना चाहता है, कोई प्रॉब्लम होती है वहां पे किसी तरह के ट्रांजैक्शन में, तो एटलीस्ट आरबीआई को ये जो प्रोसेस है कंप्लेन का ये और ज्यादा स्मूदन कर देना चाहिए, बहुत इजी बना देना चाहिए। जैसे कई बार होता है, आपने देखा होगा नॉर्मल एटीएम्स में भी कैश जो है, कैश इज स्टक, पैसा फंस जाता है, निकलता नहीं है। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड के साथ में हुआ था, पैसा फंस गया था एटीएम में, 500 के 4 नोट उसने खींचने की कोशिश करी, फट गए थे चारों, बैंक जाके ही बदलवाने पड़े थे और काफी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरीके के जो इश्यूज है ना, ये इश्यूज, अब आप सोचिए कि व्हाइट लेबल एटीएम में काफी इश्यूज आ सकते हैं। बैंक में तो चलिए आप होता है ना कंप्लेंट डाल सकते हैं और आप अपना जो एटीएम का जो स्लिप है बेसिकली आप वो ले जाके चीजें क्लेम कर सकते हैं, बट क्या व्हाइट लेबल एटीएम में भी ये सारी चीजें इतनी स्मूदन रहेंगी? तो हालांकि आरबीआई ऑलरेडी कंज्यूमर कंप्लेंट्स के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, बट इसे और ज्यादा स्मूदन करना चाहिए और लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए। एज वेल एज व्हाइट लेबल एटीएम्स भी इस चीज को क्लैरिफाइड रखें कि हाँ, अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करिए या फिर जो भी टोल फ्री नंबर है आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब ये हमने बात की व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में, एज वेल एज व्हाइट लेबल एटीएम इश्यूज जो फेस करते हैं, उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करके और व्हाइट लेबल एटीएम को पेनिट्रेशन के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं अंडरसर्व्ड एज वेल एज अनसर्व्ड सेंटर्स की, तो वहां पर जो एटीएम की प्रेजेंस है वो व्हाइट लेबल एटीएम को यूज करके बढ़ाई जा सकती है। अगर ये सारे इश्यूज को प्रॉपरली रिजॉल्व कर दिया जाएगा तो काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब जब हमने व्हाइट लेबल एटीएम की बात करी ली है तो हम बाकी अदर एटीएम्स की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अदर टाइप्स ऑफ एटीएम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आता है ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम की खास बात क्या है कि ब्राउन लेबल एटीएम में हार्डवेयर एज वेल एज जो मशीन होती है वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की होती है, लेकिन लेकिन जो कैश मैनेजमेंट होता है ना और जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी बेसिकली जो भी आपका इंटरनेट है या जो भी सारी कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी और कैश मैनेजमेंट काम होगा जो बैंक एंटिटी है ना, जो स्पॉन्सर बैंक है उसका। अब आप डिफरेंस समझिए कि व्हाइट लेबल एटीएम में बेसिकली कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी भी काम उस नॉन बैंक एंटिटी का होता है जो व्हाइट लेबल एटीएम को ऑपरेट कर रही है। ठीक है, बट ब्राउन लेबल में ऐसा नहीं होता है। ब्राउन लेबल में सिर्फ मशीनरी और हार्डवेयर ही जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है उसका होगा, बट कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी स्पॉन्सर बैंक को देखनी पड़ेगी। सारा जो कैश है, कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना कैश की शॉर्टेज है, कितना कैश रिक्वायर्ड है, सारा कैश मैनेजमेंट का काम जो होगा वो स्पॉन्सर बैंक का होगा। बट व्हाइट लेबल एटीएम में कैश मैनेजमेंट का काम भी नॉन बैंक एंटिटी का होता है और वहां पर बैंक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ब्राउन लेबल एटीएम में जो स्पॉन्सर बैंक होता है ना, उनकी ब्रांडिंग होती ही होती है।
जैसे हमने व्हाइट लेबल एटीएम का केस देखा था, व्हाइट लेबल एटीएम के केस में आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने आपको बताया भी था, किसी भी बैंक की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं दिखेगी, ठीक है। अब देखिए आपको कहीं पर भी बैंक की ब्रांडिंग दिख रही है? नहीं। दैट्स वाई ये व्हाइट लेबल एटीएम है, ठीक है। और ब्राउन लेबल एटीएम में बेसिकली बैंक की ब्रांडिंग होती है। सर्विस प्रोवाइडर का क्या उसमें रोल है? वो है हार्डवेयर का एज वेल एज मशीन्स का, ठीक है। दीज आर नॉट ओन्ड बाय बैंक्स। बस बाकी बैंक की ब्रांडिंग होगी, कैश मैनेजमेंट बैंक देखेगा, एज वेल एज कनेक्टिविटी इश्यूज भी बैंक ही प्रोवाइड करेगा। जो भी कनेक्टिविटी है, कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसा इंटरनेट प्रोवाइड करना है, वो सारा बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद आता है हमारा ऑरेंज लेबल एटीएम। अब बेसिकली ये एटीएम तो है, लेकिन यहाँ पे काम या पर्पस बेसिकली इसका कुछ और है। ऑरेंज लेबल एटीएम इज मेनली यूज्ड फॉर शेयर मार्केट एंड इक्विटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है ना, इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, यहाँ पर स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं ऑरेंज लेबल एटीएम यूज करके। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर होता है ना, कैश का कोई रोल नहीं है, कोई कैश का रोल नहीं है यहाँ पे। ऑरेंज लेबल एटीएम इज फॉर शेयर्स, स्टॉक्स, इक्विटीज, सिक्योरिटीज, इन सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। और कौन यूज करते हैं इसे? बेसिकली इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स, है ना। यहाँ पर आपको किसी तरह का कैश का ट्रांजैक्शन या फिर आप सोचें कि आप चेकबुक की अपनी रिक्वेस्ट रेज करेंगे या फिर आप मिनी स्टेटमेंट लेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इट इज बेसिकली फॉर शेयर्स एज वेल एज इक्विटीज एंड सिक्योरिटीज। इसके बाद आता है आपका येलो लेबल एटीएम। येलो लेबल एटीएम की खास बात यह है कि ये ई कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है। जो भी ई कॉमर्स की सर्विसेज होती हैं, ई कॉमर्स मीन्स बेसिकली जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं कस्टमर्स के लिए, जहां पर कस्टमर्स जा करके अपनी पसंद की चीजें बाय कर सकते हैं। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ईबे, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स आर ई कॉमर्स। येलो लेबल एटीएम यूज किए जाते हैं ई कॉमर्स के लिए, और बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन शॉपर्स एज वेल एज मर्चेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो भी बाइंग प्रोडक्ट्स की, सेलिंग या फिर ट्रांजैक्शंस, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, पेमेंट्स वगैरह के लिए जो भी प्रोडक्ट खरीदा उसकी पेमेंट करनी है, तो ये सारी चीजों के लिए येलो लेबल एटीएम यूज किए जाते हैं। बेसिकली फोकस कहाँ है येलो लेबल एटीएम का? ई कॉमर्स पे। इसके बाद आता है आपका पिंक लेबल एटीएम। एज द नेम सजेस्ट, आपने कई बार स्पेसिफिकली किसी भी टर्म के आगे पिंक सुना ही होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, पिंक टॉयलेट्स, पिंक बसेस, पिंक फेरीज, पिंक ऑटोज, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, इट इज पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स एक्सेस। ये जो पिंक लेबल एटीएम है, बेसिकली यहाँ पर एक गार्ड होता है, ठीक है। एंड गार्ड का काम यही होता है टू मेक श्योर कि वुमेन्स के अलावा कोई और एटीएम यूज ना करे पर्टिकुलरली। और यहाँ पर वुमेन्स की सेफ्टी एज वेल एज कन्वीनियंस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अब होता क्या ना, आप देखिए जैसे इनसिक्योरिटीज़ किस तरीके से बढ़ रही हैं, आए दिन होता है ना वुमेन्स के अगेंस्ट अगर आप क्राइम देखेंगे तो क्राइम भी होता है ना कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्राइम वुमेन्स के अगेंस्ट बढ़ ही रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यार कि गवर्नमेंट भी जो है ना, गवर्नमेंट चाहती है कि वुमेन्स के लिए जितना सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सके उतना कराना चाहिए, है ना। आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आपका सेफ सिटी मिशन है, स्वधार गृह है, वन स्टॉप सेंटर्स हैं। तो गवर्नमेंट वुमेन सेंट्रिक काफ़ी सारे इनिशिएटिव चला रही है जिससे कि वुमेन्स को एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके और उनके जो काम है वो इजीली हो जाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फेस ना करनी पड़े, या फिर एक होता है ना कि एक कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर किसी तरह का इनसिक्योरिटी पिंक लेबल एटीएम में देखने को नहीं मिल सकता। रीजन बीइंग, ये स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए ही बनाए गए हैं। और यहाँ पर जो गार्ड होगा ना, गार्ड का काम ही ये है कि वुमेन्स के अलावा कोई और एंटर ही ना करे इस एटीएम में, ठीक है। और ये आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इस समय वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल एज वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के जितनी ज़्यादा सीरियस है, तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल हैं और बहुत कहना चाहिए अच्छे आउटपुट दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रीन लेबल एटीएम पे। एज द नेम सजेस्ट, green label ATM, as the name suggests, it is used for agricultural transactions. अब कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप रूरल एरियाज में जाएंगे तो रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली एटीएम्स ऑलरेडी कम होते हैं। उस पर से होता है कि बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड काम होगा और
अगर कैश की नीड वहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगी तो उसका मतलब ही नहीं है। तो स्पेसिफिकली ग्रीन लेबल एटीएम डू मेक श्योर के फार्मर्स एज वेल एज जो रूरल कस्टमर्स हैं, कैश की जो भी उनकी नीड है वो फुलफिल हो और कैश की किसी भी तरह की शॉर्टेज ना हो। स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन एज वेल एज रूरल कस्टमर्स को ध्यान में रख के इस एटीएम का ऑपरेशन किया जाता है। तो आप सोचिए कि जब गवर्नमेंट कैशलेस इंडिया को लेकर के इतना सीरियस है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लेकर के इतना सीरियस है और गवर्नमेंट खुद मूव करना चाहती है कि कैश को एनकरेज नहीं करना है और बेसिकली डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एनकरेज करना है, गवर्नमेंट का जब ये मोटिव है तो एटीएम एक्सपेंशन की बात क्यों की जा रही है? क्या मतलब इससे आप कंक्लूड कर पाएंगे कि एटीएम एक्सपेंशन की बातें क्यों की जा रही हैं? आरबीआई क्यों वाइट लेबल एटीएम्स को परमिशन प्रोवाइड कर रहा है और क्यों वाइट लेबल एटीएम्स की बात इतने ज़ोर शोर से की जा रही है कि जो भी सिटीज़ एज वेल लाइक जो भी सेंटर्स हैं बेसिकली टियर 3 एज वेल एज टियर 4 जो सेंटर्स हैं वहाँ पर स्पेसिफिकली एटीएम पेनिट्रेशन बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ऐसा क्यों? स्पेसिफिकली जब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि मेजर लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ या फिर प्लास्टिक मनी की तरफ मूव कर जाएं और कैश कम से कम यूज़ करें। बेसिकली डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने का एक पर्पस भी है। पर्पस ये है कि आरबीआई जो सॉइल्ड नोट्स को चेंज करता है उसमें काफ़ी खर्चा आता है। जो सॉइल्ड करेंसी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है वो, ठीक है। और जो कटे फटे नोट्स वगैरह हैं वो जो चेंज करने पड़ते हैं आरबीआई को, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है रीप्रिंटिंग में और वो करेंसी नोट्स को चेंज करने में। दिस इज़ द रीज़न कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस एज वेल एज प्लास्टिक मनी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि प्रमोट हो, ठीक है। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं। तो आइए हम कैश वर्सेस कैशलेस की पहले बात एक बार कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ग्लिम्स। कोविड-19 स्पेसिफिकली कोविड-19 के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, ठीक है। इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं डिजिटल ट्रांजैक्शंस और इसका रीज़न कोविड में आपको पता ही है कि लोग बेसिकली टच अवॉइड करने के चक्कर में डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे मूव कर गए थे। बेसिकली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के चलते स्पेसिफिकली कोविड-19 का जो लॉकडाउन वाला जो टाइम था उस समय पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस एकदम से बढ़े थे। एनपीसीआई के डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जून 2020 में ऑलमोस्ट 1.34 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया था फॉर रुपीज़ 2.62 लाख करोड़, मतलब 2.62 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई थी एंड टोटल ट्रांजैक्शंस वर मोर देन लाइक 1.34 बिलियन। और ये पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट थी, है ना, पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट थी। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद एक सर्ज आया था ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कैश की शॉर्टेज थी। अब काम तो रुक नहीं सकता तो काफ़ी लोगों ने सीधा सीधा जो अपने ई वॉलेट्स हैं वहाँ से ट्रांजैक्शन शुरू कर दी थी। और स्पेसिफिकली 2016 जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद पेटीएम काफ़ी लोगों ने सडनली यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है। बट जो अगला सर्ज देखने को मिला ना वो मिला था कोविड-19 पैंडेमिक में। और कोविड-19 पैंडेमिक में ये सर्ज जो हुआ था इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। क्योंकि कोविड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था, टच के बावजूद, मतलब होता है ना, टच आपने तुरंत किया फैल जा रहा था। और आप कितना भी होता है सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करिए, अगर आप होता है कि ऐसे लोगों के बीच में हैं जिनमें कुछ लोग अगर कोविड से इन्फेक्टेड हैं आई मीन, तो बहुत ईजिली फैल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि होता है ना कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स प्रमोट करने का, इसीलिए मैसिव शिफ्ट उस समय देखा गया और ये चीज़ अभी भी चल रही है। कोविड के बाद जो ऑनलाइन लोगों ने पेमेंट शिफ्ट किया ना उसके वजह से आप देखेंगे कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वो हो रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये रिसेंट आर्टिकल है, व्हाई कैश सर्कुलेशन इन इकोनॉमी हिट ऑल टाइम हाई इन मार्च 2022 डिस्पाइट सर्ज इन डिजिटल पेमेंट्स। अब डिजिटल पेमेंट्स जो है ये सर्ज की हैं, पोस्ट कोविड ये सर्ज ही करती जा रही हैं, ठीक है। काफ़ी लोग लाइक ऑनलाइन पेमेंट्स पर स्विच करते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि मार्च 2022 में इंडियन इकोनॉमी में कैश सर्कुलेशन वाज फॉर ऑल टाइम हाई, ठीक है। इतना कैश सर्कुलेशन इकोनॉमी में इससे पहले कभी नहीं रहा।
इसके बाद आप ये एक और आर्टिकल देखिए, इंडिया टॉप्स वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स, बीट्स चाइना बाय ह्यूज मार्जिन। लगभग 89 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, और ये काफी रीसेंट आर्टिकल है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ कैश सर्कुलेशन इकोनॉमी में ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में चाइना को भी बीट कर दे रहा है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं, आप सोचिए। अब यहाँ पर हम पहले इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं, कि कैश भी जो है कैश सर्कुलेशन इकोनॉमी में ऑल टाइम हाई पर है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में भी इंडिया चाइना को बीट कर रहा है। तो बेसिकली काफी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसका रीजन क्या है? पहला रीजन है कन्वीनियंस, ठीक है। दूसरा आपका रीजन है ब्लैक मनी को कर्ब किया जा सकता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। अब कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फेक करेंसी का इशू खत्म हो जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। आप सोचिए कि आपको किसी ने होता है ना कि आपने 500 का नोट दिया, और या फिर आपने कहीं से कुछ पैसे लिए, ठीक है, 2000 का सपोज आपने किसी को नोट दिया। अब तो खैर इकोनॉमी में बचा नहीं है 2000 का नोट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, कि आपने किसी को 2000 का नोट दिया, 500 रुपए की चीज खरीदी, अगले ने आपको 1500 वापस कर दिया, ठीक है। 300-500 के नोट उसने दे दिया, और उसमें एक भी अगर होता है ना कि एक भी अगर फेक करेंसी का नोट आ गया आपके पास और आपने उस समय नहीं देख पाया, तो आप तो गए। तो फेक करेंसी का इशू जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में है वो टोटली खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद थेफ्ट के इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए कि आप कैश लेकर चलते हैं तो होता है स्पेसिफिकली अगर आप काफी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, या फिर जैसे एग्जांपल के लिए आप होता है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं अपना कॉलेज या फिर कहना चाहिए ऑफिस जाने के लिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑब्वियसली बात है कि काफी ज्यादा रश होता है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीक आवर्स। ऐसे केस में आपको होता है ना कि अपना ट्रेन भी पकड़ना है या बस भी पकड़ना है, उसके बाद होता है ना कि आपको अपना बैलेंस भी बनाना है, आपको अपना बैग भी देखना होता है, आपको अपना कपड़ा और जूते भी देखने होते हैं, ठीक है, आपको फोन भी चलाना होता है, आपको सोशल मीडिया भी होता है स्क्रॉल करना होता है, और आपको अपना वॉलेट का भी ध्यान रखना होता है। होता क्या है, वॉलेट ही चला जाता है ना, या फिर कई बार फोन भी चला जाता है। तो थेफ्ट के जो इश्यूज हैं यहाँ पे वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वॉलेट गया तो उसमें जो भी कैश है गया, डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा बनवा सकते हैं, लेकिन कैश आपके पास लौट के दोबारा नहीं आएगा। बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के केस में आप जब कैश रखेंगे ही नहीं तो थेफ्ट का इशू ही खत्म हो जाता है ना। एंड लास्टली कन्वीनियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था काफी कन्वीनियंट है। अब कन्वीनियंस की बात यहाँ क्यों की जा रही है, आप कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। अगर सपोज आपको 78 रुपीज की पेमेंट करनी है, आप इतना चेंज तो दे नहीं सकते, और शॉप वाले के पास अगर चेंज नहीं हुआ देन, या फिर आप दूसरे तरीके से देखिए कि आपकी पेमेंट है 570 रुपीज की, और आपके पास है 1000 रुपीज, यानी कि 500 के 2 करारे नोट। अब शॉप वाला आपको चेंज नहीं देगा तो आप पेमेंट कैसे पूरी करेंगे? ऑनलाइन में क्या है, सीधा आपने 570 डाला, खत्म। बट कैश के केस में ये वाला जो चीज है ये काफी गड़बड़ करता है ना। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि आपने 100 रुपए का नोट दिया, ठीक है, और आपने कोई चीज खरीदी 18 रुपए की, कोई चीज खरीदी 48 रुपए की, कोई चीज खरीदी होता है ना 42 रुपए की। अब आप देखिए कि इसमें जो कॉइन्स है ना, बेसिकली जो कॉइन्स है, कॉइन्स की कई बार मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, तो खुले पैसे मिल नहीं पाते हैं। और आप सोचिए कि 2 रुपए का करेंसी नोट तो किसी के पास भी नहीं होता ना, पहले होता था, अब तो नहीं मिलता है लगभग। और अगर किसी के पास कॉइन नहीं है फिर क्या 2 रुपए का ये तो आपको टॉफी दे देगा, या फिर बोलेगा कि अगली बार लगा लेना, ठीक है। तो ये चीज होता है सेम यहाँ पर। शॉप या वो आपसे ही 2 रुपए चेंज मांगेगा, अगर आपके पास नहीं है तो 8 रुपए आपको हो सकता है चेंज देगी ना, फिर हो सकता है कि 5 होंगे तो आपको 3 रुपए का टॉफी पकड़ा देगा। तो ये जो कन्वीनियंस है ना ऑनलाइन पेमेंट्स में, ये कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है कि आपको 2, 5, 3 रुपए के चेंज के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता। जैसे जब तक मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज करता था तो आई वाज हैविंग लाइक बहुत सारी चिल्लर मेरे पास हमेशा होती थी। कई बार तो हो जाता था ना कि अगर सपोज बिस्किट लेने जाना है, दूध लेने जाना है, तो मैं पूरा चिल्लर एक बार में उठा के दे आता था। कन्वीनियंस का यही मतलब आप मानिए कि ऑनलाइन पेमेंट्स में ये जो कन्वीनियंस होती है ना ये बहुत बड़ी है, ठीक है। जो चेंज कैरी करना, या फिर होता है ना कि शॉप से अगर बहुत ज्यादा चेंज मिल गया तो लेकर आना। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि कई बार होता है कि भाई शॉपकीपर के पास में चेंज ही होता है ना, कॉइन्स ही होते हैं। आपने होता है कि भाई 22 रुपए का सामान लिया, ठीक है, उसने आपको आपने 50 रुपए का उसको नोट दिया, 22 रुपए का सामान लिया, उसने 28 रुपए आपको सिर्फ चिल्लर दिया, 2-2 रुपए का, तो वहां पे इशू आता है, ठीक है। तो इसीलिए कन्वीनियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तुरंत के तुरंत पेमेंट हो जाती है,
ठीक है, नोट का भी कोई इशू नहीं है कि भैया ये फटा हुआ है, ये रंग बिरंगा है, ये कलर्ड है, सॉइल्ड है, आपको वहाँ कोई बहस भी नहीं करनी, पेमेंट डन एंड यू आर फ्री। तो ये जो कन्वीनियंस है ना, ये कन्वीनियंस बहुत बेटर है, लाइक जो भी डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं उसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन पेमेंट्स के, जो डिसएडवांटेजेस हैं बेसिकली, और क्यों इंडियन इकोनॉमी में कैश ऑल टाइम हाई पर है, क्यों। आप देखिए, सबसे पहला इशू है यहाँ पे साइबर अटैक्स। आप देखेंगे तो इंडिया में जो साइबर अटैक्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, रैंसमवेयर वगैरह जैसे जो अटैक्स हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, बीच में साइबर अटैक की हम बात कर रहे हैं और बैंकिंग की बात कर रहे हैं। एसबीआई का एग्जाम्पल लीजिए, एसबीआई का डेटाबेस लीक हो गया था बीच में। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह लीक हो गई थी। तो ये जो साइबर अटैक्स हैं, आपको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है काफ़ी फुल प्रूफ हैं? कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब जो पेमेंट की बेसिकली होता है ना कि फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, जैसे यूपीआई में आपने देखा होगा एक तरीके का बीच में फ्रॉड चला था कि स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट OLX। ठीक है, यहाँ पर हम साइबर अटैक्स एज वेल एज फ्रॉड्स की बात कर ही रहे हैं, तो OLX की मैं बात बताता हूँ। एक बार मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखा, तो बेसिकली उस पर यह फ्रॉड बताया हुआ था कि एक बंदे को लैपटॉप खरीदना था किसी का, उसने उस पर्टिकुलर पर्सन को फ़ोन किया, बोला कि मुझे आपका लैपटॉप पसंद है और मैं बाहर नौकरी करता हूँ, बाहर पोस्टेड हूँ, और मैं होता है ना कि आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो बोला ठीक है आप कर दो। उसने नंबर दे दिया, अपना UPI ID या फिर UPI नंबर जो भी था। बंदे ने उसको एक रिक्वेस्ट भेजा पेमेंट का। ठीक है, बोला कि आपको ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है और मेरा आप पेमेंट रिसीव कर पाओगे। और जबकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है UPI में कि अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो इस रिक्वेस्ट को पर्टिकुलरली, तो आपको इतना इतना पैसा पे करना पड़ेगा। उसने फ़ोन पे बोला भैया ये तो बोल रहा है पे करना पड़ रहा है। बोला नहीं नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करो, आपको मिलेगा। तो इस तरीके से जो फ्रॉड्स होते हैं ना, बेसिकली ये जो फ्रॉड्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल, जब से UPI वगैरह मतलब स्पेसिफिकली लोगों को इसके हैक्स पता पड़े हैं। जैसे UPI में आप देखेंगे तो 2 लेवल की ऑथेंटिकेशन होती है। पहले आपका होता है कि जो 4 डिजिट कोड मांगा जाता है, और उसके बाद अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो 6 डिजिट कोड मांगा जाता है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है इसके थ्रू काफ़ी सेफ बनाया गया है, और भी लाइक UPI के ऐप में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। इसके बावजूद भी लोग, आप देखिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये फ्रॉड्स हैं, ऑब्वियस सी बात है कि यार वो तो अपना पैसा गवा ही देंगे ना। जैसे आपने रिसेंटली एक सीरीज देखी होगी जमताड़ा, सबका नंबर आएगा। बेसिकली वो क्या था, वो साइबर फ्रॉड्स के बारे में ही तो था। कोई भी आपको फ़ोन करेगा कि हाँ 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 आपको पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे, या फिर कि वो आपके फ़ोन पे की एक पिन आएगा, या फिर होता है ना कि OTP आएगा, प्लीज़ बता दीजिए, वो गलती से मैंने आपका नंबर डाल दिया। ये वाला फ्रॉड बहुत चला था, और तुरंत होता है ना अकाउंट से पैसे उड़ जाते थे। और बेसिकली जमताड़ा इज़ अ विलेज इन झारखंड। इस पे पूरी सीरीज भी आ चुकी है। तो ये जो साइबर अटैक्स हैं, साइबर फ्रॉड्स हैं, ये काफ़ी बड़ा इशू है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए एज वेल एज डिजिटल पेमेंट्स के लिए। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इशू आता है डिजिटल डिवाइड। इंडिया में आप सोचिए कि डिजिटल डिवाइसेस जो भी हैं, आपकी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, उन्हें यूज़ करने की नॉलेज कितने लोगों के पास में है। आप जो बड़े सिटीज़ में या Tier 2 सिटीज़ में जो लोग हैं, उनके अलावा आप जाके देखेंगे रूरल एरियाज़ में बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है। आप अगर देखें तो रूरल इंडिया में काफ़ी बड़ा डिजिटल डिवाइड है। इंडिया बेसिकली अर्बन एरिया में लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है डिजिटल चीज़ों की। रूरल एरिया में आप देखेंगे तो रूरल एरिया में वहीं पे काफ़ी कम नॉलेज है डिजिटल चीज़ों की। ठीक है, रिगार्डिंग डिजिटल डिवाइस या स्मार्टफोन को यूज़ करना, या फिर होता है ना इंटरनेट चलाना, ये सारी नॉलेज मतलब रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम लोगों के पास में है, वहीं अर्बन एरियाज़ में ठीक ठाक लोगों के पास में है। दिस इज़ वॉट इज़ डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड जो है, एक्चुअल में यही तो मेन कंसर्न है। आप सोचिए कि around 30% population lives in urban India and around 70% population lives in rural India. मेजॉरिटी लोग तो रूरल इंडिया में हैं। जहाँ 70% आबादी सिर्फ गांव में रहती है, वहाँ आप समझ सकते हैं कि डिजिटल डिवाइड का क्या इशू है, कितना बड़ा इशू है। एक्चुअल में डिजिटली लोग अवेयर ही नहीं है, उन्हें स्मार्टफोन्स ऑपरेट करना नहीं आते हैं, उन्हें इंटरनेट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम कैसे अज्यूम कर लें, जब 70% लोग इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि कैशलेस पेमेंट्स बहुत जल्दी प्रमोट होंगी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ लोग मूव करेंगे। डिजिटल डिवाइड काफ़ी बड़ा इशू है। इसके बाद आता है अगला, कनेक्टिविटी इन रिमोट एरियाज। कनेक्टिविटी काफ़ी बड़ा इशू है आज भी। ठीक है, मोबाइल पेनिट्रेशन हालांकि इंडिया में बड़ा है। इंडिया में मोबाइल सब्सक्राइबर्स
आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। इसके बावजूद भी कनेक्टिविटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा रूरल एरिया में चले जाइए, आपके फ़ोन से नेटवर्क उड़ जाते हैं। ठीक है, नो सर्विस आ जाता है सीधा सीधा। वेल इन दैट केस मुझे नहीं लगता कि आप खुद भी रिस्क लेना चाहेंगे कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस पे या डिजिटल पेमेंट्स पे लाइक डिपेंडेंट रहें। आप खुद चाहेंगे कि कैश आपके पास हो, एकदम हैंडी कैश। ठीक है, रीजन बीइंग कनेक्टिविटी। और स्पेसिफिकली यहाँ हम बात कर रहे हैं रूरल एरियाज की या फिर एकदम रिमोट रीजन्स की, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, जेन्युइनली नहीं आता है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, अब कैशलेस डिजिटल पेमेंट्स बेसिकली कैशलेस पेमेंट्स की तरफ हम चाहें कि मूव कर जाएं और डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मूव कर जाएं, बट यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारे आप लोगों के पास जाकर देखिए, स्पेसिफिकली अगर रूरल एरियाज की बात की जाए तो रूरल एरियाज में काफ़ी सारे लोगों के पास आज भी बैंकिंग सर्विसेज की कोई एक्सेस नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है। आप सोचिए कि पीएम जन धन योजना में कितने सारे बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, इनमें से अधिकतर लोगों के पास में एक सिंगल बैंक अकाउंट नहीं था, फाइनेंशियल सर्विसेज की कोई एक्सेस ही नहीं थी, बैंकिंग सर्विसेज की कोई एक्सेस ही नहीं थी। तो अगर हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मूव करेंगे तो क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉपर हुई है? अभी तक तो नहीं हो पाई है। ठीक है, ऑन गोइंग है। और अगर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ हम मूव कर जाएंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हो पाएगी? लोगों को तो यहाँ बैंकिंग की सर्विसेज के बारे में ही नहीं पता है, डिजिटल पेमेंट्स के बारे में कैसे पता होगा उन्हें? जैसे मैंने आपको रीजन बताया था कि कैश इन सर्कुलेशन जो है, डिमोनेटाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उस समय जितना कैश गवर्नमेंट ने बताया था सर्कुलेशन में है, ऑलमोस्ट उसका डबल आज 7 से 8 साल के बाद ऑलमोस्ट डबल कैश है सर्कुलेशन में। मतलब आप सोचिए कि कैश इन सर्कुलेशन इज ऑलमोस्ट डबल इन 8 years। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अब इसका रीज़न एक सबसे बड़ा ये है कि स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में लोग कैश पेमेंट्स ही प्रेफर करते हैं। और हमने बेसिकली ये 2 रीजंस देखे उसके कि क्यों रूरल एरियाज में लोग कैश पेमेंट्स प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे फेस्टिवल के टाइम पर कैश की डिमांड जो है ना बढ़ जाती है इंडिया में, स्पेसिफिकली फेस्टिवल के टाइम पर। इसका रीज़न जानते हैं आप क्या है? इसका रीज़न ये है कि बेसिकली काफ़ी सारे शॉपकीपर्स जो है ना, ये डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये कैश ही डिमांड करते हैं। और इसका रीज़न ऐसा नहीं है कि मतलब ये चाहते ही नहीं है कि लोग डिजिटली पे करें। इसका रीज़न ऐसा है कि जिस सप्लाई चेन से ये जुड़े हुए होते हैं ना, उस सप्लाई चेन में अधिकतर लोग कैश पेमेंट्स ही डिमांड करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि स्पेसिफिकली फेस्टिवल के टाइम पे या फिर रूरल इंडिया में आपकी कैश की डिमांड ऑल टाइम रहती है, और स्पेसिफिकली फेस्टिवल्स के टाइम पे ओवरऑल इंडिया में कैश की डिमांड बढ़ जाती है। और रूरल इंडिया की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर कैश की डिमांड वहाँ भी ऑल टाइम रहती ही रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।